नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हमने देखा था अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में। तो यहाँ पे जब हमने बहिर्जात बल में देखा था कि यहाँ पे अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है वो 3 क्रियाओं में संपन्न होती है, जैसे अपक्षयन, अपवर्तन और बृहच्छरण। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब इसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी? चट्टान। ओके, चट्टान या रॉक्स। देखिए, चट्टान या रॉक्स जो होते हैं वो किस चीज से निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं खनिज तत्वों से। ओके, ये खनिज तत्वों से निर्मित ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं। ओके, तो चट्टान किससे निर्मित होते हैं? खनिज तत्वों से। ओके, खनिज तत्वों से निर्मित कैसे पदार्थ होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये हमको किस रूप में मिलती हैं, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। तो देखिए, चट्टान जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ओके, पहली होती है आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरी होती है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। और तीसरी है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये चट्टानें हमें प्राप्त कैसे होती हैं, इन पे बात करते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक है, ये हमें प्राप्त होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ओके, कैसे प्राप्त होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हमें यह चट्टान जो है ये प्राप्त होती है। और अगर बात करते हैं अवसादी चट्टान की, तो अवसादी चट्टान हमें अनाच्छादन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। आप लोग को बहिर्जात भूसंचलन में बताया भी गया था अनाच्छादन की क्रिया के बारे में। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ऊपर लिंक आ गई है, आप लोग वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, बाकी आप लोग को प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो देखिए, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कैसे हमको मिलती हैं? जब यहाँ पे अत्यधिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण जो हमारी चट्टान संरचना होती है, ये क्या रूपांतरित हो जाती है किसमें? इनका भौतिक विशेषताओं के कारण इनका परिवर्तन हो जाता है और उन्हीं को कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ओके, तो अधिक तापमान और अधिक दाब के कारण, ओके, किसके कारण से प्राप्त होती है ये हमें? अधिक तापमान और अधिक दाब के कारण इनकी भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमें कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आग्नेय चट्टान। और देखिए, देखिए, ये जो है आपको बताया है कि ये क्या है? पृथ्वी है। ओके, हमने क्या कर लिया है? पृथ्वी का थोड़ा सा पार्ट लेकर के उसको निकाल लिया है। ओके, और यहीं पे हमने आपसे बताया था कि सारी जो भी चीजें हैं हम यहीं पे इसी में कर लेंगे और देख लेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यहाँ पे कौन कौन से चट्टान निर्मित है, इनकी स्थलाकृतियां यहाँ पे कौन कौन से निर्मित हैं, कैसे और वो किस प्रकार से निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो सारा सब कुछ हम बस खाली इतने टुकड़े से हम जान जाएंगे। जिस तरह से हम तरबूज, आपको बताया था तरबूज जब आप लेने जाते हैं तो उसमें से एक चीरा निकलवा करके उसको चेक कर लेते हैं खा करके कि वो कैसा है, और फिर आपको पूरे तरबूज के बारे में जानकारी मिल जाती है कि तरबूज मीठा है कि कैसा है। उसी तरह से हम पृथ्वी से एक इतना बड़ा सा टुकड़ा निकाल करके देखते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें क्या चीज पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हमें देखनी है वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो ये क्या है? पृथ्वी है। ओके, और हम बात करते हैं क्रस्ट की। तो आपको पता है क्रस्ट कैसे है? ठोस पदार्थ से बना हुआ है। ओके, किससे बना हुआ है? ठोस पदार्थ से बना हुआ है। अगर यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है, तापमान जो है बढ़ता है और दाब में कमी आती है। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है और दाब में कमी होती है। तो ये जो आपका ठोस पदार्थ है ये किस में बदल जाता है? गर्म गलित पदार्थ में। ओके, ये बदल जाता है गर्म गलित पदार्थ में। क्लियर है?
जब या हॉट मेल्टिंग मटेरियल में, ओके। और जब ये गर्म गलित पदार्थ में बदल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, ओके। इसी हॉट मेल्टिंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब हमारे पृथ्वी की सतह से क्या होता है, बाहर आता है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है, ओके। ये क्या है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के परतों से, ये पृथ्वी के परतें हैं, ठीक है, और ये मैग्मा जब आएगा बाहर, ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर आएगा, किसके रूप में, लावा के रूप में, तो हम कहते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है, ओके, या ज्वालामुखी का उद्गार कहते हैं। तो देखिए मैग्मा जो है, अब मैग्मा किस तरह से होगा, मैग्मा की उत्पत्ति अगर होती है, ठीक है, तो कहाँ पे होती है बताइए, अभी आपको बताया मैग्मा की उत्पत्ति कहाँ होगी, पृथ्वी के आंतरिक परतों में, ओके, पृथ्वी के आंतरिक परतों में, ओके, कहाँ पे होगी, आंतरिक परतों में। और यही जब पृथ्वी की आंतरिक परतों से मैग्मा जो है सतह पर आएगा, ठीक है, जब क्या होगा, सतह पर मैग्मा जो है सतह पर आएंगे तो क्या होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। आपको पता, अभी बताया गया है, क्या होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, ओके। और इसी ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या होगा, ये जो गर्म गलित पदार्थ है ये निकलेगा लावा के रूप में, ठीक है। और जब इसका होगा शीतलीकरण, ठीक है, मतलब ये ठंडा होगा, ओके। अब इसी गर्म गलित पदार्थ का क्या होगा, शीतलीकरण होगा, यानी कूलिंग होगी इसकी, ठीक है। और कूलिंग होने के बाद में ये कैसी चट्टान हो जाएगी, इसको हम कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान, ओके। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक चीजें तो समझ में आ रही होंगी ना। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। इसको बाह्य आग्नेय चट्टान क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान है, क्योंकि ये किससे निर्मित है, लावा से, ठीक है। लावा क्या हुआ है, लावा का शीतलीकरण हुआ है, इसलिए ये कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और बाह्य क्यों है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से क्या हुई है, मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह से बाहर निकला है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान, ओके। अब जब ये लावा से निर्मित हुई है तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी जीवाश्म होंगे, फॉसिल्स होंगे, वो क्या होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी, ठीक है। तो मतलब ये जीवाश्म रहित है, ओके। ये कैसी है, जीवाश्म रहित, यानी फॉसिल्स लेस है, ओके। कैसी है, फॉसिल लेस है। और जब आपको पता है कि अगर किसी में फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें जो है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो है नहीं मिलते हैं, ओके। नेचुरल गैस नहीं मिलेंगे, पेट्रोलियम जो है ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बाह्य आग्नेय चट्टान से निर्मित जो संरचना होती है वो क्या होती है, फॉसिल लेस होती है। और यहाँ पे हमको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसे जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, या खनिज संसाधन हैं, ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, जब हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो खनिज संसाधन होंगे वो कैसे होंगे, ये हमको मिलेंगे धात्विक और अधात्विक, ओके। कैसे मिलेंगे, धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन मिलेंगे, ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि बाह्य आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना जो होती है ये किस कारण से महत्वपूर्ण होती है, धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण संरचना है, हम कह सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बाह्य आग्नेय चट्टान है तो ये जीवाश्म रहित होती है, यहाँ का जो जीवाश्म होते हैं ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक लावा के द्वारा निर्मित है, लावा की
क्या होता है, कूल होता है, कूलिंग होती है और उससे ये चट्टान है ये निर्मित होती है। ठीक है, इसलिए यह चट्टान नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण संरचना है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या होता है, कभी कभी ये जो मैग्मा है ये पृथ्वी की सतह से बाहर ना आकर के क्या हो जाता है, अंदर ही इसका कूलिंग हो जाती है। ठीक है, अंदर ही इसकी क्या हो जाती है, शीतलीकरण हो जाता है अंदर ही। ठीक है, जब अंदर ही इसका शीतलीकरण हो जाता है यानी कि कूलिंग हो जाती है, तो इससे जो निर्मित संरचना होती है उसको कहते हैं अभियांत्रिक संरचना। ओके, क्या बोलते हैं, अभियांत्रिक संरचना या अभियांत्रिक चट्टान। ओके, अभियांत्रिक चट्टान। तो अब क्या समझ में आया कि जब मैग्मा का जो शीतलीकरण है वो पृथ्वी की सतह के बाहर ना होकर के पृथ्वी की सतह के अंदर ही हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर भी लो होता है, लेकिन उतना इसको उतनी अनुकूल स्थिति इसको नहीं मिल पाती है कि ये पृथ्वी की सतह से बाहर आ पाए। ठीक है, और जब बाहर नहीं आ पाता है मैग्मा, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद इसका पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, शीतलीकरण हो जाता है। ठीक है, और जब पृथ्वी के अंदर ही शीतलीकरण हो जाता है तो इससे जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो कहलाती हैं अभियांत्रिक चट्टानें। जैसे कि जो ग्रेनाइट है आपका, ये एक अभियांत्रिक चट्टान से निर्मित संरचना है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपको पता कैसे चलेगा, देखिए ये मान लीजिए क्या है, आपके पृथ्वी की सतह है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैग्मा का शीतलीकरण हो गया पृथ्वी के अंदर ही। तो जब मैग्मा का शीतलीकरण होगा तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर की ओर उठी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, और यही संरचनाएं जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अभियांत्रिक चट्टानें कहलाती हैं। ओके, कैसे कहलाती हैं, अभियांत्रिक चट्टानें कहलाती हैं। और इसी में हमको मिलता है अभियांत्रिक चट्टानें कहलाती हैं और इन्हीं में हमको मिलता है ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और ब्रेडोटाइट। ओके, ये चार संरचना चट्टानें हैं जो कि हमको ये अभियांत्रिक चट्टान से हमें प्राप्त होती हैं। क्लियर है, आपको पता चल गया कि बाह्य आग्नेय चट्टान और अभ्यंतरिक चट्टानें क्या होती हैं। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टान देखिए, जब मैग्मा जो है ये क्या होता है, गर्म गलित पदार्थ, ठोस पदार्थ जो है पृथ्वी के अंदर का, वो क्या होता है, गर्म गलित पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गर्म गलित पदार्थ में बदलता है तो यहाँ पे मैग्मा जो है ये पृथ्वी की सतह से अगर बाहर आ जाता है, किस रूप में आता है, लावा के रूप में आता है। और तो हम इसको कहते हैं कि एक ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ओके, क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। क्लियर है? ओके, तो कैसी प्रक्रिया है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। ओके, अब ज्वालामुखी जब प्रक्रिया है, आपको इतना पता चल गया ना। अब ये क्या होगा, मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह से बाहर आएगा, किस रूप में आएगा, लावा के रूप में आएगा। और लावा का जब क्या होगा, शीतलीकरण होगा। ठीक है, तो जब शीतलीकरण होगा तो इससे जो चट्टान निर्मित होगी वो कहलाएगी बाह्य आग्नेय चट्टान। और बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाएगी तो यहाँ पे आपको पता है कि ये बाह्य आग्नेय चट्टान है, मतलब लावा से निर्मित है। तो यहाँ पे जो जीवाश्म होंगे उनका क्या हो जाएगी, जीवाश्म यहाँ के जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कैसे संरचना होगी, फॉसिल लेस होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये संरचना जो है बाह्य आग्नेय चट्टान से निर्मित जो संरचनाएं होंगी ये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, धात्विक और अधात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि अभ्यांतरिक चट्टानें हमें कैसे प्राप्त होंगी। तो अभ्यांतरिक चट्टान जो है, यहाँ पे जो मैग्मा है ये पृथ्वी सतह से बाहर ना आकर के इसका शीतलीकरण जो है पृथ्वी के अंदर ही हो जाता है। और जब पृथ्वी के अंदर ही इसका शीतलीकरण हो जाता है तो इससे जो चट्टान निर्मित होती है वो कहलाती है अभ्यांतरिक चट्टानें। ओके, और इससे हमको जो संरचनाएं मिलती हैं वो कैसी हैं, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और ब्रेडोटाइट, ये
चट्टाने जो हैं इसके अभियांत्रिक चट्टानों के क्या हैं उदाहरण। क्लियर है? यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखिए आगे देखिए ये क्या है, अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा बताई गई है एक तरफ उसके प्रकार बताए गए हैं मैग्मा के, और इससे हमें कौन सी चट्टानें मिलेंगी अभ्यंतरिक में और कौन सी चट्टानें मिलेंगी बाह्य आग्नेय चट्टान में। तो देखिए अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा जो है, ठीक है, अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 77% से ज्यादा होगी तो किस प्रकार का मैग्मा होगा, सेल्सिक या एसिडिक होगा। ओके, और यहाँ से जो चट्टान हमारी निर्मित होगी इसमें 77% से अधिक सिलिका की मैग्मा में अगर सिलिका की मात्रा 77% से अधिक होगा तो कैसी चट्टान होगी, अभ्यंतरिक में ग्रेनाइट होगा, और अगर बाह्य आग्नेय चट्टान में बात करें तो वो होगा रायोलाइट। ओके, वहीं हम आते हैं अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 55% से 77% तक है तो वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट, ओके, या मध्यवर्ती मैग्मा। ओके, या मध्यवर्ती मैग्मा। और इससे जो चट्टान निर्मित होगी अभ्यंतरिक में वो होगी डायोराइट, और बाह्य आग्नेय चट्टान में जो निर्मित संरचना होगी वो होगी एंडेसाइट। अगर हम बात करते हैं मैग्मा में सिलिका की मात्रा अगर 45% से 55% तक है तो उसको हम कहेंगे बेसिक मैग्मा या क्षारीय मैग्मा, बेसिक मैग्मा या क्षारीय मैग्मा। और अभ्यंतरिक चट्टान में जो इससे निर्मित संरचना होगी वो होगी गैब्रो, और अगर बाह्य आग्नेय चट्टान में बात करें तो उससे निर्मित संरचना कौन सी होगी, बसाल्ट होगी। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे जो मैग्मा की मात्रा है 45% से कम है तो ये कहलाएगा अल्ट्रा बेसिक या अत्यधिक क्षारीय मैग्मा। ओके, कैसा मैग्मा कहलाएगा, अत्यधिक क्षारीय मैग्मा। ओके, अत्यधिक क्षारीय मैग्मा। और अभ्यंतरिक चट्टान में जो इससे निर्मित संरचना होगी वो होगी बेरिडोटाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अभ्यंतरिक चट्टानें मिल गई कि अभ्यंतरिक चट्टानें कौन कौन सी हैं, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और बेरिडोटाइट। और बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी हैं, रायोलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट। ओके, बसाल्ट, एंडेसाइट और रायोलाइट बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, और अभ्यंतरिक चट्टान के ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और बेरिडोटाइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और देखने को मिली है, यहाँ पे देखिए मैग्मा में अगर सिलिका की मात्रा 70% से अधिक है, मतलब अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 77% से ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, देखिए ये कैसा मैग्मा होगा, सिलिसिक या एसिडिक, मतलब यहाँ पे अम्लीयता जो होगी वो अधिक होगी। ओके, क्या होगी, अम्लीयता जो है क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम इससे कह सकते हैं ना कि अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा अगर कम होगी तो अम्लीयता में भी क्या होगी, कमी आएगी, कह सकते हैं ना। कैसे, जब अभी हमने देखा कि अगर सिलिका की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है जैसे जैसे वैसे वैसे अम्लीयता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अगर सिलिका की मात्रा कम हो रही है तो अम्लीयता में भी कमी आएगी। लेकिन हमने एक चीज और देखा था कि सिलिका की मात्रा में कमी हो रही थी तो क्षारीयता में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ओके, हमने देखा था ना, क्षारीयता में वृद्धि हो रही थी। और अगर सिलिका की मात्रा में कमी आती है तो अभी हमने देखा कि सिलिका की मात्रा का पदार्थ के गलनांक से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। तो पदार्थ सिलिका की मात्रा में अगर कमी आएगी तो पदार्थ के गलनांक में भी कमी आएगी। ओके, फिर अगर पदार्थ सिलिका की मात्रा में कमी आती है तो हमने देखा कि सिलिका का संबंध होता है पदार्थ के गाढ़ेपन से। ओके, सिलिका की मात्रा का संबंध होता है पदार्थ के, सीधा संबंध होता है पदार्थ के गाढ़ेपन से। तो अगर सिलिका की मात्रा में कमी आ रही है तो उसके पदार्थ के गाढ़ेपन में भी क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर है? फिर हमने देखा कि सिलिका का जो है वो घनत्व से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अगर सिलिका की मात्रा में कमी आएगी तो घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होगी। ओके, घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे जो डेंसिटी है, घनत्व है, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ आपको पता है
कि ये कैसी चट्टानें होंगी, यहाँ से जो निर्मित होंगी। आपको बताया है कि जो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, पृथ्वी के अंदर ही उनका शीतलीकरण हो जाता है। तो ये कैसी चट्टानें कहलाती हैं, अभ्यांतरिक चट्टानें कहलाती हैं। ओके, कैसी चट्टानें कहलाती हैं, अभ्यांतरिक चट्टानें कहलाती हैं। और अगर यहाँ पे क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है, तो इससे जो हमें चट्टानें हैं कौन सी संरचना प्राप्त होगी, तो हमें प्राप्त होगी ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और बेरिडोटाइट। ओके, और कौन सी संरचना प्राप्त होगी, बेरिडोटाइट। अगर बात करें बेरिडोटाइट की, तो यह हमें मिलता है मेंटल में। ओके, यह हमें कहाँ प्राप्त होता है, मेंटल में मिलता है। और अगर बात करें ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो की, तो ये हमें क्रस्ट में मिलते हैं। ओके, कहाँ मिलता है, क्रस्ट में मिलता है। क्लियर है। अब देखिए, तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि रेट ऑफ कूलिंग का पदार्थ के साइज के क्रिस्टल से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, हम कह सकते हैं ना। देखिए देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ कूलिंग जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो इसके क्रिस्टल के साइज हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। ओके, छोटे होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग जो है इसका साइज ऑफ क्रिस्टल से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ओके, कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आप लोग अब लिख लीजिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना, आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना ओके, तो आप लोग लिख लीजिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से, गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का विकास होता है। गर्म गलित पदार्थ का शीतलीकरण होने के कारण आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना न केवल लवेदार होती हैं बल्कि जीवाश्म रहित भी होते हैं, क्योंकि शीतलीकरण के दर का लवे के दर से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर की परतों से, इसलिए पृथ्वी की अंदर की परतों से सतह की ओर आने पर, सतह की ओर आने पर शीतलीकरण की दर में वृद्धि के साथ लवे के आकार में कमी आती है। यही कारण है कि बाह्य आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना, यही कारण है कि बाह्य आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना में लवे का आकार अभ्यांतरिक चट्टान की अपेक्षा छोटा होता है, अभ्यांतरिक चट्टान की अपेक्षा छोटा होता है। जीवाश्म रहित संरचना होने के कारण, जीवाश्म रहित संरचना होने के कारण कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से आर्थिक महत्व इसका नहीं होता, जबकि धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संरचना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।